तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समझने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको समझने से पहले हम समझेंगे नस्ट हीट थ्योरम। बिफोर पासिंग ऑन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी मे कंसिडर ब्रीफली द नस्ट हीट थ्योरम। हम जो है पहले थर्ड लॉ से पहले नस्ट हीट थ्योरम को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी चेंज इन डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर बच्चों इसका मीनिंग क्या है, डेल जी अपॉन डेल टी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग जो है बच्चों ये जो डेल्टा जी है, सपोज कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस होगा, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस आएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस इस रिएक्शन के लिए बिट टेम्परेचर किस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर ली तो हो गई G1, और फिर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी मेजर हमने की एक डिफरेंट टेम्परेचर पर, हो गई डेल्टा G2 एट T2 टेम्परेचर पर। डेल्टा क्यों लगा रहे हैं बच्चों, चेंज किस तरह निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस एक्टेंट। तो इस रिएक्शन की जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे तो डेल्टा जी टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 पर इतनी है और T2 टेम्परेचर पर इतनी है, तो वो किस तरह से चेंजेस, मतलब उनका डिफरेंस, डेल्टा मीन्स क्या है यहाँ पर, डिफरेंस किस तरह से चेंज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी पर्टिकुलर किस प्रोसेस की विद पर्टिकुलर हमने जो टेम्परेचर चेंज किया, तो उसको क्या लिख रहा है, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज में डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच, तो डेल्टा एच को बच्चों इधर ले जाएं, डेल्टा जी से उधर क्या निकाला, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। और जो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ये कहाँ पर आएगी बच्चों, इस साइड में लिख दी यहाँ पर। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर होगी। इससे हम जो नस्ट हीट थ्योरम को समझेंगे। और ये इक्वेशन हमने कहाँ पर पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर ये जो टर्म आई, ये मैंने बताया, ये बता रही है हमें जो किसी भी प्रोसेस में, चाहे रिएक्शन हो कोई प्रोसेस हो, तो उसमें जो डेल्टा जी है उसका जो इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में जो डिफरेंस है गिब्स फ्री एनर्जी में, और टेम्परेचर के साथ में किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका वो डिफरेंस, वहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस आया तो टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी कर रहा है। तो इसको निकालते किस तरह से है बच्चों, डेल्टा जी ये क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। तो डिफरेंस डेल टी को क्या लिख सकते हैं हम, T2 माइनस T1, और उसमें जो कुछ फ्री एनर्जी चेंज आया होगा उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G2 माइनस G1। तो ये जो चीज़ हो गई, ये जो टर्म्स हो गई, ये क्या बता रही है, गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह से चेंज हुई टेम्परेचर के साथ में। तो बच्चों इस पर स्टडी की है रिचार्ड्स ने, और रिचार्ड्स ने क्या मेजर किया, इसको मेजर किया, इस टर्म को मेजर किया है। ये जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, इसको कैसे मेजर किया है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसने सेल का EMF मेजर किया, और EMF से क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेल्टा G1 निकाल सकते हैं E पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर। फिर सेकेंड टेम्परेचर T2 पर उसने क्या किया होगा, E2 मेजर किया होगा, उससे क्या कैलकुलेट की होगी, डेल्टा G2। तो इनकी कैलकुलेशन से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये टर्म्स मेजर कर सकते हैं। तो रिचार्ड बाय मेजरिंग EMF ऑफ द सेल एट डिफरेंट टेम्परेचर फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी। समझ में आ गया ये किस तरह फाइंड की होगी, क्योंकि डेल जी रिलेटेड है बच्चों EMF ऑफ सेल से, डिफरेंट टेम्परेचर पे की होगी, और जो गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस आया होगा अपॉन टेम्परेचर का डिफरेंस, तो इस तरह से मेजर की होगी। तो उसने क्या पाया, EMF ऑफ द सेल एट डिफरेंट टेम्परेचर फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, की इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती रहती है। एंड देयरफॉर कंक्लूड दैट, और इससे उसने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच टेंड टू अप्रोच ईच अदर मोर एंड मोर क्लोजली एज टेम्परेचर इज लोअर्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर्ड किया जाता है, ये टर्म क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे की तरफ को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यू क्या होती रह जा रही है, एक दूसरे के क्लोज होती जा रही है। तो बच्चों इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच का डिफरेंस ये टर्म है, जैसे 6 माइनस 1 का डिफरेंस 5 है, तो ये टर्म क्या आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस है। अगर इसकी वैल्यू कम होती जाए तो मतलब 5 क्या होता जाए, 1 होता जाए, फाइनली 0 हो जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, ये टर्म क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब
क्या है बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही हैं, तभी जाकर के लोअर होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये टर्म है। तो उसने कंक्लूड डेल्टा जी एंड डेल्टा एच टेंड टू अप्रोच ईच अदर, इनकी वैल्यू एक दूसरे की तरफ को बढ़ती जा रही है। लेकिन ये निष्कर्ष निकाल कहाँ से रहा है, इसकी वैल्यू मेजर करके। इसकी वैल्यू मेजर बच्चों उसने क्या किससे की, ईएमएफ मेजर करके। ईएमएफ से क्या निकाले, गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा जी ले रहे हैं और उसका डिफरेंस ले रहे हैं, डेल अपॉन डेल टी, डेल टी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करी, और उसने पाया कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो उससे निष्कर्ष हम क्या निकाला है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू एक दूसरे की तरफ को बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका डिफरेंस ये और इन दोनों का डिफरेंस कम होता जा रहा है। ये डिफरेंस आप देख सकते हो, डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ को इनकी वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे। और वो कब रहा है, जब टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लोअर टेम्परेचर की तरफ को जा रहा है। डेल्टा जी एंड डेल्टा एच टेंड टू अप्रोच ईच अदर मोर एंड मोर क्लोजली एज द टेम्परेचर इज लोअर, जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर किया जा रहा है तो उसकी वैल्यूज एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है। Nernst relying on this data made an important suggestion that the value of del Z upon del T approaches zero gradually as temperature is lower toward the absolute zero। तो उसने फाइनली इससे कंक्लूजन निकाला, जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर करते जा रहे थे तो डेल जी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती जा रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी। जैसे जैसे क्या कर रहे थे हम, टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, लोअर कर रहे थे। तो उसने कंक्लूजन निकाला जैसे हम एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचे, टेम्परेचर 0 केल्विन पर पहुंचे, तो इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। मतलब ये कहाँ पहुंच रही है, ये इज इक्वल टू, ये भी टेंस टू क्या हो रही है, 0 पहुंच जा रही है। तो पहले तो उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है टेम्परेचर के कम करने पर। फाइनली उसने क्या पाया, देखा कि इसकी वैल्यू अगर टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ को जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ को अप्रोच कर रही है। ठीक है, जब ये वैल्यू 0 की तरफ को अप्रोच करेगी, इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है, हम इससे कंक्लूड निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच की तरफ को बढ़ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच की तरफ को बढ़ रहा है। जब माइनस करेंगे तभी 0 आ रहा होगा। एनी प्रोसेस इंक्लूड ए केमिकल ऐसे सीन डेट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0, जैसे जैसे टेम्परेचर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इट मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा एच हो रहा है। तो इस ग्राफ में ये दिखाया गया, ये सपोज डेल्टा एच की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू किधर को बढ़ रही है, और डेल्टा इनिशियली हायर टेम्परेचर डेल्टा जी और डेल्टा एच अलग है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम क्या करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इस एक्सिस पे क्या लिया, टेम्परेचर लिया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करें इनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू की तरफ को इंक्रीज हो रही है। मतलब डेल्टा जी किधर को जा रहा है, जितनी वैल्यू डेल्टा एच है, पहले वैल्यू जी इनिशियली ज़्यादा है, डिफरेंस है डेल्टा जी की अलग है, डेल्टा एच की अलग है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी अप्रोच 0 ग्रेजुअली एज द टेम्परेचर लोअर, जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर किया जा रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है। दिस इज नोन एज द नर्स्ट हीट थ्योरम। ये क्या कहलाती है बच्चों, नर्स्ट हीट थ्योरम कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल्टा जी और डेल्टा एच नॉट ओनली बिकेम इक्वल टू ईच अदर एट एब्सोल्यूट 0, जैसे जैसे एब्सोल्यूट 0 की तरफ को हम जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल होती जा रही है। खाली ये इक्वल ही नहीं हो रही, खाली ये इक्वल ही नहीं हो रही है, अप्रोच ईच अदर asymptotically and is gradually at temperature close to 0, उसकी तरफ कोई नहीं बढ़े, becoming equal each other at absolute 0, but also approach gradually at temperature close to absolute 0, धीरे धीरे अपनी gradually वो एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है। Thus the approaching delta G और delta H toward each other, delta G और delta H की वैल्यू क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ को जो है जा रही है। इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, इस ग्राफ द्वारा डॉटेड लाइन द्वारा, मतलब ये जो सोलिड लाइन्स है उसके द्वारा ये चीज़ दिखाई गई है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू जो एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या था, ये था। और रिचर्ड ने मेजर किया, रिचर्ड ने यह मेजर करके ये पाया कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 की तरफ को जा रही है, तो इनका डिफरेंस 0 की तरफ को जा रहा है, इनका डिफरेंस 0 की तरफ को जा रहा है। मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एच एक की वैल्यू क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है, एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है। इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा जी
जैसे जैसे टेम्परेचर लिमिट लगाए टी टू जीरो, एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे कर रहे हैं कि टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ को जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और ऐसा हम डेल्टा एच के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या आ रहा था, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या आ रहा है, जीरो की तरफ को बढ़ रही थी ये वैल्यू। तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, तो डेल्टा जी इजकल टू किसकी तरफ क्या होता जा रहा है, डेल्टा एच। तो डेल्टा जी पर जो एक्सपेरिमेंट किया टी टेंड्स टू जीरो, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच के टर्म में भी लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस इन एंथैल्पी है उसका जो चेंजेस है वो टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो कर रहे हैं तो वो जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है। लिमिट स्टैंड फॉर लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जैसे जैसे जीरो की तरफ को हम जा रहे हैं। और बच्चों डेल जी अपॉन डेल टी, ये जो वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एस लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं डी जी इजकल टू, हम क्या जानते हैं, डी जी इजकल टू वी डी बी माइनस एस डी टी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो डी बी टर्म जीरो हो जाएगी, चेंज इन प्रेशर जीरो, तो यहाँ से क्या होगी बच्चों, माइनस एस डी टी। तो हम जी को अगर किसी प्रोसेस की बात करेंगे, चेंज इन जी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज के बराबर होता है अगर प्रोसेस की बात करें तो। ये तो ऐसे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डेल्टा ऐसे, यहाँ जी है लेकिन यहाँ डेल्टा जी है, तो ये किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, कोई एक स्टेट से फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम चेंजेस की बात करने लगते हैं। तो वहाँ उसके लिए ये क्या होगी बच्चों, ये इक्वेशन, मतलब डेल्टा एस जो लिखा जा सकता है, चेंज इन डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और बच्चों किरचॉफ इक्वेशन से हम जानते हैं क्या, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन सीपी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया बच्चों, किरचॉफ इक्वेशन से आया। लेकिन किसी स्टेट के लिए सीपी की डेफिनेशन जानते हैं, हीट कैपेसिटी क्यू पी अपॉन डेल टी, तो उससे क्या हो गया, डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, चेंज इन सीपी क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से ये लिखा जा सकता है किसी प्रोसेस के लिए। और क्या कहलाता है बच्चों, कि ये किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह से इस चीज को, इस थिंग को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम डेल्टा सीपी लिख सकते हैं। जैसे जैसे टी टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये जीरो हो रहा है, ये थिंग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, ये किसके बराबर, जीरो के बराबर है। और यहाँ बाय डेफिनेशन कह दिया कि ये क्या लिखा जा सकता है, डेल सीपी लिखा जा सकता है, और ये क्या लिखा जा सकता है, माइनस डेल एस लिखा जा सकता है। ये चीज देखी जा सकती है। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको देखते हैं। The significance of this equation is that एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन टेंड टू अप्रोच जीरो, जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो की तरफ जा रहा है तो जो एंट्रोपी का चेंज है वो जीरो हो रहा है। कहने को एंट्रोपी का सपोज कोई प्रोसेस है ए से बी, तो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, और डेल्टा एस क्या होते जा रहा है, जीरो के बराबर होता जा रहा है। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंट्रोपी जो है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जीरो की तरफ को बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी एक दूसरे की तरफ को बढ़ रही है, उनकी एंट्रोपी इक्वल होती जा रही है। The significance of this equation is that entropy change of reaction tend to approach zero, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, and the difference between the and ऐसी सेम कह सकते हैं हम हीट कैपेसिटी के लिए, हीट कैपेसिटी का डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आल्सो टेंड टू अप्रोच जीरो। उनका जो हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है, मतलब डेल्टा सीपी, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, भी क्या हो रहा है, जीरो की तरफ को बढ़ रहा है। ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है हमने, ये दो डेफिनेशन इसके बराबर और ये यहाँ से लिखी है। The next heat theorem hold good only in the case of pure solid. Pure solid पर बच्चों ये है ना गुड बिहेव करती है, holds good only in the case of pure solid। तो इसे बच्चों थर्ड लॉ की तरफ को चलते हैं अब। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला गया कि हीट कैपेसिटी चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन हीट कैपेसिटी क्या हो रही है, जीरो की तरफ को बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ को जा रहे हैं। हीट कैपेसिटी टेंड टू अप्रोच जीरो, चेंज इन हीट कैपेसिटी, यहाँ पर क्या बात करें हम, चेंज इन हीट कैपेसिटी, ना कि सीपी की बात करें। हम क्या करें, डेल्टा सीपी की बात करें। डेल्टा सीपी का मतलब हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या निकला, एट एब्सोल्यूट जीरो द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन सॉलिड स्टेट आर आइडेंटिकल। सॉलिड स्टेट में एट एब्सोल्यूट जीरो पर इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, इसकी भी वही हीट कैपेसिटी होगी, जो प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी होगी वही रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी होगी। ऐसा कंक्लूजन इससे निकला है, क्योंकि डेल्टा सीपी जो आ रहा है हमारा, डेल्टा सीपी क्या आ रहा है बच्चों, वो जीरो के बराबर आ रहा है। तो ये थिंग मतलब जीरो हो रही है, इसका मतलब ये थिंग इसके इक्वल होगी। जो एंट्रोपी इसकी मान लीजिए सपोज 4 है तो इसकी भी 4 होगी, क्योंकि 4 - 4 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ
This mean that at absolute zero the heat capacity of product and reactant in solid state are identical. वो क्या है, एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगी, तभी उनका डिफरेंस जीरो हो रहा है। ये कंक्लूजन निकल के यहाँ से आ रहा है। This lead to suggestion that absolute zero all substance have the same heat capacity. इसका कंक्लूजन, क्योंकि रिएक्टेंट जो भी हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, उनकी एंट्रोपी क्या करें, अगर रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट जा रहे हैं तो प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, और हम जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो की तरफ होगा, लोअर टेम्परेचर पे मीजर कराएं, तो जो इसकी हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट की वही हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट की। इसका मतलब जो ये लोअर टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी रख रहा है वही ये रख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सारे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी लोअर टेम्परेचर पर इक्वल होगी, ऐसा हम कंक्लूजन कर सकते हैं। दिस लीड्स द सजेशन दैट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द सब्सटेंस हैव द सेम हीट कैपेसिटी, उनकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, सेम होगी। द क्वांटम थ्योरम एज अप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, क्वांटम थ्योरी क्या है, हैज शोन दैट हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड टेंड टू बिकेम जीरो। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी इक्वल मतलब इन दोनों की इक्वल, तो यहाँ से पता चला था इक्वल होगी, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हीट कैपेसिटी जीरो पर इसकी भी जीरो है और इसकी भी जीरो, मतलब हीट कैपेसिटी जैसे जैसे हम लोअर टेम्परेचर की तरफ को जाते हैं वो क्या होती जाती है, जीरो बनती जाती है। हीट कैपेसिटी टेंड्स टू जीरो, हीट कैपेसिटी ही जीरो हो रही है सारे सब्सटेंसेस की, तो जब सारे सब्सटेंसेस की जीरो हो रही है तो इक्वल तो होगी जीरो, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो। So that heat capacity of solid tend to become zero at 0 Kelvin. The Nernst heat theorem may therefore be written as the Nernst, तो हम क्या लिख सकते हैं, नर्स्ट थ्योरम को Cp = 0 लिख सकते हैं। इससे पहले क्या लिख रहे थे हम, डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी = 0 लिख रहे थे, उससे कंक्लूजन ये निकाला था कि जो हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट की वही प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट जीरो पर। लेकिन क्वांटम थ्योरम से हम क्या कह रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि इनकी इक्वल नहीं बल्कि क्या होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। सभी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। सिमिलर बच्चों हम इसके लिए कह रहे हैं, एंट्रोपी चेंज के लिए कह रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या कह रहे थे, एंट्रोपी चेंज जैसे जैसे नीचे की तरफ लोअर टेम्परेचर की तरफ को जा रहे हैं, एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन ये निकाला था, सभी की एंट्रोपी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उनका डिफरेंस जीरो है। उनका डिफरेंस डेल्टा क्या है बच्चों, जीरो है, तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी, इसकी 5 होगी तो इसकी भी 5 होगी, उनका डिफरेंस 5 - 5 मतलब जीरो हो रहा है। लेकिन प्लांक ने हमें सजेस्ट किया ऐसा है कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम सबकी हीट कैपेसिटी इक्वल में क्या माना जाए, उसको क्या कंसिडर कर लिया, जीरो कंसिडर कर लिया जाएगा अपनी कन्वेंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए। सजेस्ट एंट्रोपी ऑल प्योर सॉलिड की अप्रोच जीरो एट जीरो केल्विन पर हम क्या मान लें, उनकी हीट कैपेसिटी को जीरो मान लें, इसलिए उनका डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि जीरो माइनस जीरो भी क्या होगा बच्चों, जीरो ही होगा। तो प्लांक ने सजेस्ट किया ऐसा, हमने कंसीडर कर लिया कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सारे जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। ऑल द एब्सोल्यूट एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एवरी सब्सटेंस may become zero, and it does become zero in the case of perfectly crystalline solid. All the perfectly crystalline solid have zero entropy at 0 Kelvin. सारे substances क्या रखते हैं, perfectly crystalline solid है तो उनकी जो एंट्रोपी है बच्चों जीरो है। ये ही क्या है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया एब्सोल्यूट एंट्रोपी की हम एंट्रोपी की बात कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि हमें पता चल गया कि T0 पर सारे सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है, ऑल सब्सटेंस की एंट्रोपी, ऑल सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी हमने क्या कंसीडर की है, जीरो कंसीडर की है। प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जीरो कंसीडर की है, तो यहाँ से ऊपर कितनी एंट्रोपी चेंज है वो निकाल सकते हैं। जबकि हम किसके लिए, चेंज इन, अगर हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम ये नहीं कहते किसी सब्सटेंस की कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, इसका कोई मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसको हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं कर सकते इसकी वैल्यू क्या होगी। हम केवल क्या कर सकते हैं, चेंज नाप सकते हैं। ऐसी एंथैल्पी का भी हम क्या करते हैं, चेंज मेजर करते हैं, कितना चेंज आया। हम किसकी कितनी एंथैल्पी होगी वो मेजर नहीं करते हैं। ऐसे हम गिब्स फ्री एनर्जी क्या करते हैं, चेंज मेजर करते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन थर्ड लॉ की वजह से हम क्या किसी भी सब्सटेंस की चेंजेस तो मेजर कर ही सकते हैं कि कितना चेंजेस आ रहा है, वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं कितना चेंजेस है। लेकिन हम बात एब्सोल्यूट एंट्रोपी की भी कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कितनी एंट्रोपी होगी, क्योंकि हमने क्या कंसीडर कर लिया है,
एट टी इजकल टू 0 पर सभी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी क्या है, 0 है। तो उसके ऊपर कितनी एंट्रोपी चेंज हुआ। तो बच्चों इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो में हम बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी किस तरह से मेजर करें, किस तरह से कैलकुलेट करें, किस तरह डिटरमाइन करें, किस वे में डिटरमाइन करें। जबकि हम जैसे कि मैंने बताया इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते, एंथैल्पी की, एक्यूज फ्री एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की।